दोस्तों, एक देश को जब डेवलप्ड कंट्री बनना है डेवलपिंग कंट्री से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। इकोनॉमी ग्रो तभी कर पाती है जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाली जो स्टॉक्स है वो ग्रो कर पाती है। वहाँ पे बूम तभी देखने को मिलता है जब गवर्नमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल कंट्रीज़ जो है सपोर्ट करते हैं इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती है कुछ कंट्रीज़ के साथ जिन्होंने ये ग्रोथ स्टोरी प्ले की है, और आज इंडिया भी उसी स्टेज पे आके खड़ा हो गया है जब इन कंट्रीज़ ने डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लिया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बीएनबी परिभाष ने ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जो आपको एक्सपोजर देता है इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी मिलेगी कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या आपको रिस्क रिटर्न्स मिलने वाले हैं, और एज एन इन्वेस्टर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, बीएनबी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड, अब यहाँ पे एनएफओ लॉन्च हुआ है 10 जून से 24 जून तक लास्ट डेट है। उसके बाद करीबन 8-10 दिन बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो इसमें। अब एक समय था 1990 में, एक कंट्री थी जिसका जीडीपी पर कैपिटा आप देख सकते हो 348 यूएसडी था। 93% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से इनको 27% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता था। बट आज इस देश ने सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाया है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम 350 यूएसडी से 12,500 यूएसडी के ऊपर चला गया है। 2% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि 1990 में 93% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में थी। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी को। तो हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना ने 2007 से जो रफ्तार पकड़ी है, 11% CAGR से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और सेम चीज़ें आज इंडिया में देखने को मिल रही है। इंडिया भी उस स्टेज पे आके खड़ा है जहाँ पे आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बैकबोन बनने वाला इकोनॉमी का, हैवी इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है एफडीआई का, और ग्रोथ देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर। नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं जो इस थीम को प्ले करने वाले हैं। सेम एक स्टोरी वियतनाम की भी है। 2010 से लेकर अभी तक वियतनाम की जीडीपी 9% CAGR से ग्रो हुई है। वही चीज़ आज इंडिया में भी देखी जा रही है। इसका मेजर फैक्टर्स होता है लेबर कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, पावर सेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, और हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट और कैपिटल इक्विपमेंट्स में। और वो चीज़ें आज इंडिया में भी देखने को मिल रही है। तो सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ ऑलवेज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब इंडिया की बात करें तो मेगा ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं इस सेक्टर में, जहाँ पे आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है जियोपॉलिटिकल ट्रेड के जो ब्लॉक्स है और प्रोटेक्शनिज्म है उसके तरफ ऑफशोरिंग और नियर ऑफशोरिंग के बेनिफिट्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल का वॉर, ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेकर, तो वो आज इंडिया में लैंड होने वाले, और उसके वजह से हमें 3 मेजर सेक्टर में यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें चिप प्रोडक्शन, गैसेस, सिलिकॉन कार्बाइड प्रोडक्शन होगा। फार्मा इज़ द सेकंड सेक्टर जहाँ पे डाइवर्सिफाइड सप्लाई बेस होने वाला है, और चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था फार्मास्यूटिकल APIs का, वो इंडिया में मूव करेगा। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो लोकल मार्केट्स का जो मूवमेंट था वो आज इंडिया में डेवलपमेंट होगा, और नाटो जैसी कंट्रीज़ जो है वो डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करती है, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट का क्या फोकस है, किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प करने वाले इन कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए इंडिया में। तो सबसे पहली चीज़ स्किल और अप्रेंटाइज प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि जो लेबर है वो इसे बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर पा सके। इसके अलावा उनकी स्किल सेट इतनी अच्छी की जाए कि ये कम पैसे में अच्छा आउटपुट दे सके। GST पूरे देश में 18% लागू कर गया है, और अदर टैक्सेशंस जो है हटा दिए गए, उसके वजह से बूस्ट मिला है। आप कोई भी स्टेट में फैक्ट्री लगा सकते हो। आत्मनिर्भर भारत इंपोर्ट जो है वो आप देख सकते हो कम होते हुए दिखा है, क्योंकि ये स्कीम जो है हेल्प करती है SME, MSME, ये सारे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। और PLI स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू, वो आपको बूस्ट दे रही है GDP 17 से 25% का मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए, प्लस बाकी सेक्टर्स में भी हैवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिख रहा है।
तो आज इंडिया जो है वो ग्रो होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो FDI जो है USD में बात करें तो यहाँ पे 45,000 मिलियन ब्राज़ील जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे 30,000 के ऊपर करीबन इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, फिर जर्मनी, चाइना और इस तरह से बाकी कंट्रीज़ में। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और डेमोक्रेटिक एडवांटेज बहुत प्ले करता है, जहाँ पे इंडिया का लॉजिस्टिक्स आप देख सकते हो करीबन 13% है कॉस्ट का पूरे मैन्युफैक्चरिंग का। वही इंडिया टॉप पे रैंक करता है चीपेस्ट लेबर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज में प्ले करती है इंडिया के लिए। और मिनिमम वेज सैलरीज इंडिया की इतनी कम है कि मतलब हम पूरे विश्व में नंबर 1 पे है चीप लेबर कॉस्ट पे काम करवाने के लिए। ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट तो कम है ही, प्लस हमारे पास जनता इतनी है तो लेबर की भी कोई कमी नहीं है। इसके बात करें तो क्लाइमेट चेंज और ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी का जो आज माहौल चल रहा है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पावर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बातें कर रहे हैं, और जो रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है जो एग्जॉस्ट होने वाले जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप देख सकते हो आज पावर ट्रांसमिशन, ऑटोमोबाइल कंपनीज, EV OEMs, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे ज़्यादा फोकस होने वाला है और इनको ग्रोथ मिलने वाला है। अब कुछ कैटलिस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हेल्प कर रहा है इंडिया को ग्रो करने। तो डिजिटलाइजेशन इज़ नंबर 1 थिंग जो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हो इम्प्रूव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, माइग्रेशन ऑफ लेबर कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे 3 सेक्टर पे हेल्प कर रही है जोर देने के लिए, जैसे ई-कॉमर्स, डेटा जनरेशन और डेटा एनालिटिक्स। ये 3 मेजर सेक्टर है जिस पे डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट है, और यहाँ पे आज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रो होते हुए दिख रही है। अब इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो 4 मेजर चीज़ें हो रही है। मेन डेटा के ऊपर काम हो रहा है, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आप बेटर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हो, आपका एसेट यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है क्योंकि आप आज सिर्फ ह्यूमन लेबर के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे रोबोट्स भी लगा रहे हो जो मशीनरीज हैंडल कर सके, मेंटल ऑपरेशंस कर सके, जिसके वजह से ह्यूमंस को सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करना है, और हाई लेबर प्रोडक्टिविटी आपको मिल पा रही है क्योंकि सेंसर्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंश्योर कर पा रहे हैं सेफ्टी मेजर्स और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सप्लाई चेन विजिबिलिटी की बात करूँ तो IoT जैसे, डेटा एनालिटिक्स जैसे जो टूल है वो मैन्युफैक्चरर्स को इंसाइट देते कि किस चीज़ का सप्लाई और डिमांड मैच करना है हमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो SUVs काफ़ी बूम होते हुए दिखे इंडिया में, क्योंकि फीचर्स जो रिक्वायर्ड एक फैमिली को वो SUV में ऐसे कॉस्ट में दे पा रहे कि लोग जो सस्ती गाड़ियाँ है वो ख़रीदना बंद करके वो टैक्सीज में मूव कर गई है। प्लस आज अगर लोग गाड़ी खरीदते हैं तो वो SUV से शुरू करना चाहते हैं। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं। डेटा सेंटर का जो बूम आया इंडिया में 2017 से लेकर 2024 तक आप देख सकते हो 30% CAGR से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो अमेजॉन की तरफ से देखने को मिला है, जो परमानेंटली प्रीडोमिनेंटली ई-कॉमर्स सेक्टर में पैसा लगा रहे। 13 बिलियन का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 2030 तक आने वाला है डेटा सेंटर में, जिसमें से एग्जिस्टिंग 6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं, और आने वाले 2030 तक 16 बिलियन 16.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसके अलावा बड़े बड़े जाइंट्स रिलायंस, नेक्स्ट्रा, अडानी कनेक्ट एंड कोल्ड डेटा सेंटर जैसी कंपनीज भी इसमें हेविली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और डेटा सेंटर की जो अपॉर्चुनिटी है ये करीबन 35,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है इंडिया में। कुछ फैक्टर्स डेटा सेंटर के जो प्रमोट कर रहे हैं इस थीम को, वो है गवर्नमेंट बैकिंग टुवर्ड्स डिजिटल इनिशिएटिव, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 4G to 5G, ई-कॉमर्स एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ते जा रहा है, और AI और मशीन लर्निंग का जो एडॉप्शन है, जिस डेटा के ऊपर आप काम करके सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई कर पाते हो और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है उसके तरफ, वो ये सारी चीज़ें आपको डेटा सेंटर में डेटा स्टोर करने के लिए लगती है, इसीलिए इस सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, एम्बिएंट एंटरप्राइजेस को काफ़ी लाभ मिला है। यहाँ पे अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग फंड को फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे भी एप्पल की एग्जांपल ली गई है जो शिफ्ट कर रहा है अपना बेस चाइना से आज इंडिया में, जहाँ पे 18% प्रोडक्शन आईफोन का इंडिया में होने वाला है, जो केवल 5% कंट्रीब्यूट करेगा पूरे वर्ल्ड लेवल के ग्लोबल प्रोडक्शन पे। अब प्रोडक्शन की तो बात कर ली हमने, डिमांड सप्लाई भी बढ़ते हुए दिख रही है एप्पल की, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर हम अच्छे प्राइस पे और अच्छे रेट पे एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाए, एफोर्डेबिलिटी दे पाए,
तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा उन कंपनीज़ को। इसीलिए बड़ौदा BNP परिबास मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड लॉन्च किया है, ताकि इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके ये सारी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो थीम्स है उसका फ़ायदा ले सको। तो यहाँ पे थीम का डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज अगर बात करें तो देख सकते हो, ऑटोमोबाइल जो है, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, ऑयल गैस, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट मटेरियल, टेलीकम्युनिकेशन, इन सेक्टर में आपका हेविली इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें पहले 4 जो थीम्स है वो हेविली इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और फिर मेटल एंड माइनिंग। टोटल 254 कंपनीज होती है निफ्टी 500 में जिसमें ये इन्वेस्टमेंट जाता है। अब बात करते हैं कि सेक्टर के परफॉर्मेंस कैसे रह चुके हैं। तो कंपेयर टू the individual indices like Nifty 50, Nifty 500, TRI, manufacturing sector has always outperformed by 1 or 2% over a long period of years। वही की थीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंट्रल एंड स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर टूवर्ड्स हाउसिंग एंड अर्बन, रेलवे, रोडवे, डिफेंस, उसमें पैसा लगाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पिलर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे रेलवेज, पोर्ट्स, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और आपका डिफेंस के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, व्हीकल्स लगते हैं, हेलीकॉप्टर्स लगते हैं, उसमें पैसा लगाया जाता है। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करोगे तभी आपका जो है पूरा इकोसिस्टम बेहतर वर्क करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में भी यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मेट्रो नेटवर्क और एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो इंडस्ट्री भी तेज़ी से ग्रो करते हुए दिख रही है। मतलब 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि 148 एयरपोर्ट से 220 एयरपोर्ट्स पहुँच जाएगा इंडिया, और ये लार्जेस्ट कनेक्टिविटी होगा। इंडिया का एविएशन मार्केट 3rd नंबर पर रैंक करेगा। वही अगर ग्रीन एनर्जी और सिक्योरिटी की बात करें तो उसका चार्ट भी ग्रो होते हुए दिख रहा है। इसका सिंपल रीज़न है डिजिटल ऑटोमेशन, डेटा सेंटर्स में भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन लगता है रेलवेज़ को चलाने के लिए। और ये सारी जो मेजर रीजंस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही रिलेटेड है, जिसमें एनर्जी और पावर सेक्टर आपका ग्रो कर जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या थीम प्ले करने वाला है। करंट फ्यूल इंजन जो है आईसी इंजन से चेंज होगा हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेल यूजिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसके की बेनिफिशियरी कंपनीज होगी बैटरी रिलेटेड कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज हो गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई। डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो लास्ट 5 साल में इस सेक्टर में 3x का ग्रोथ देखने को मिला है हमको, मिनिमम 3x की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज तो 5x भी हो चुकी है। तो डिफेंस का बजट बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और इसके वजह से आज हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 3x हो चुकी है डिफेंस के अंदर ऑलरेडी। प्राइस मूवमेंट स्काई रॉकेट हो रहे हैं और ये थीम स्ट्रांगली प्ले कर सकता है अगर इसी तरह से वॉर का माहौल बाजू वाली कंट्रीज़ में देखने को हमें मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अगेन सेम, मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स डेवलप हुए हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ने अच्छा पैसा बनाया आने वाले 3 सालों के अंदर। प्लस एनर्जी के सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि रेल, एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ रही है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ये जो फ्रेमवर्क है इनका, बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन BMV फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसी के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कंपनीज मैनेजमेंट के जो पूरा नेटवर्क है लोगों का, लीडरशिप टीम से लेके सारी चीज़ों को वैल्यूएट किया जाता है। स्टॉक रीजनेबल है कि नहीं, डेट कम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख के इन्वेस्टमेंट होता है। ये इनकी टीम है जहाँ पे CIO संजय चावला हेड करते 33 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। इस स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मंथली बेसिस पे 500 रुपये अवेलेबल है, लमसम 1000 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। यहाँ पर रिस्क पोर्टफोलियो अगर बात करें तो हाई रहने वाला है क्योंकि 80% to 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे थीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो SIP रिकमेंडेड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। शेयर करना अपना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और अगर अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो लिंक दिया है मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए और अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। कनेक्ट कर सकते हो आप हमें ऐप के थ्रू, और हम आपको हेल्प करेंगे अपना एसेट एलोकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।